हेलो एवरीवन, वेलकम टू इंग्लिश एजुकेशन। स्टूडेंट्स, आज हम पढ़ने वाले हैं रूल्स ऑफ वर्ब। और ये रूल्स ऑफ वर्ब आप सिंटैक्स टॉपिक के पढ़ रहे हैं। इससे पहले हम पढ़ चुके हैं रूल ऑफ नाउन एंड रूल्स ऑफ प्रोनाउन एंड एडजेक्टिव। ये 3 वीडियोस हम इससे पहले कंप्लीट कर चुके हैं। अगर आपने उन वीडियोस को नहीं देखा है, आप वो सारे रूल्स पढ़ना चाहते हैं, तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको उसका लिंक मिल जाएगा। वहाँ से आप उन वीडियोस को देख सकते हैं, क्योंकि ये जो सिंटैक्स टॉपिक है ये आपके यूपी बोर्ड, सीबीएसई बोर्ड एंड अदर कॉम्पिटेटिव एग्ज़ाम के लिए बहुत ज़्यादा कंपलसरी है और यहाँ से क्वेश्चंस जरूर पूछे जाते हैं। और जो वर्ब टॉपिक है, यानी कि रूल्स ऑफ वर्ब है, वो बहुत मोस्ट इम्पोर्टेंट टॉपिक है। यहाँ से क्वेश्चन आपको जरूर आता है। तो देखिए, यहाँ से स्टार्ट करते हैं हम रूल्स ऑफ वर्ब। यहाँ पर रूल काफ़ी ज़्यादा हैं, लेकिन उतने ही आसान हैं। आप उन्हें ध्यान से पढ़ेंगे, वीडियो को स्किप नहीं करेंगे, तो आप इजीली उन्हें समझ सकते हैं। और जैसा कि मैंने अपनी लास्ट वीडियो में कहा था कि रूल्स ऑफ एडजेक्टिव की एक्सरसाइज मैं आपको नहीं दे पाई थी, तो यहाँ पर मैंने आपको रूल्स ऑफ एडजेक्टिव की कुछ एक्सरसाइज दी है। यहाँ पर एक्सरसाइज नंबर 33 है, वो देख लेंगे। उसमें 23 सेंटेंस आपको दिए गए हैं। अगर आप वो सभी कंप्लीट करते हैं तो आपके रूल्स ऑफ एडजेक्टिव बहुत अच्छे से कंप्लीट हो जाएंगे। फिर भी अगर आपकी कोई क्वेरी है तो आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। वर्ब के बारे में आप सभी जानते हैं। वर्ब क्या होता है? वर्ब मीन्स होता है क्रिया। ऑल एक्शन वर्ड आर कॉल्ड वर्ब। सभी एक्शन वर्ड क्या कहलाते हैं? वर्ब कहलाते हैं। वर्ब अपने सब्जेक्ट के नंबर व पर्सन के अनुसार होती है। आप सभी जानते हैं, क्योंकि टेंस आप सभी पढ़ चुके हैं, तो आप सभी जानते हैं कि सब्जेक्ट के नंबर व पर्सन के अनुसार हमारी वर्ब होती है। ठीक, तो यहाँ पर एग्जाम्पल दिए गए हैं। एग्जाम्पल नंबर 1 है सी गोज टू स्कूल। ठीक, आपने देखा कि टेंस कौन सा है हमारा? प्रेजेंट इंडेफिनिट है। और सब्जेक्ट कैसा है हमारा? सिंगुलर है, यानी कि शी है। तो सी के साथ हमने वर्ब के साथ लगा दिया है एस या ई एस। ये वर्ब होती है हमारी सिंगुलर वर्ब। अब देखते हैं सेंटेंस नंबर 2 में वी स्टडी एट नाइट। तो वी क्या होता है? प्लूरल होता है। आप सभी जानते हैं टेंस में प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस है। प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस में अगर हमारा सब्जेक्ट प्लूरल है तो हम वर्ब के साथ एस या ई एस नहीं लगाते हैं। तो हमने यहाँ पर ऐसा ही किया है, वी स्टडी एट नाइट। इस तरह से हमारा सेंटेंस बन गया है। अब देखते हैं सेंटेंस नंबर 3, ही वाज प्लेइंग। तो वाज क्या है? हमारी सिंगुलर वर्ब है। क्यों? क्योंकि जो हमारा सब्जेक्ट है ही, वो भी सिंगुलर है। आगे देखते हैं 4th सेंटेंस, दे वर प्लेइंग। तो यहाँ पर दे क्या है? हमारा प्लूरल सब्जेक्ट है, तो हमने यहाँ पर वर्ब भी प्लूरल ही यूज की है। तो देखिए, कुछ ऐसे नाउन होते हैं जिनके साथ हम सिंगुलर वर्ब का यूज़ करते हैं। तो यहाँ पर जो अब हम पढ़ने वाले हैं वो पढ़ने वाले हैं कि सिंगुलर वर्ब का प्रयोग किस तरह से और कहाँ कहाँ पर किया जाता है। तो यहाँ पर रूल नंबर 1 है, निम्न दशाओं में सदैव सिंगुलर वर्ब का प्रयोग होता है। कौन सी दशाओं में, क्या कंडीशंस हैं, वो ये देख लेते हैं। जब दो सिंगुलर नाउन एक ही वस्तु या व्यक्ति का बोध कराएं। बहुत ही सिंपल सी बात है। जब दो सिंगुलर नाउन एक ही वस्तु या व्यक्ति का बोध कराएं, तब हम सिंगुलर वर्ब का यूज़ करते हैं। देखिए, ऐसी स्थिति में आर्टिकल दा केवल, ये क्लू है इसका, जो आर्टिकल दा होता है वो केवल पहले नाउन के पहले आता है। ठीक है, जो पहले, अभी आपको ऊपर बताया गया कि 2 नाउन होंगे, तो जो दा होता है वो पहले नाउन के पहले ही आता है, दूसरे नाउन से पहले वो नहीं आता है। तो देखते हैं किस तरह से। एग्जाम्पल यहाँ पर दिए गए हैं। एग्जाम्पल नंबर 1 है द पोएट एंड टीचर इज कमिंग। तो इससे हमें पता चल रहा है, क्लू मिल गया है कि जो हमारा पहला सब्जेक्ट है उससे पहले दा लगा है, और जो हमारा दूसरा सब्जेक्ट है उससे पहले हमने दा का यूज़ नहीं किया है। तो सेंटेंस हो गया है हमारा द पोएट एंड टीचर इज कमिंग। तो कवि व टीचर एक ही व्यक्ति है यहाँ पर। अब देखते हैं आगे, द सिंगर एंड डांसर हैज गॉन अवे। गायक व
युवक एक ही व्यक्ति है, यहाँ पर युवक गलत दिया गया है। यहाँ पर जो सिंगर है और डांसर है, ठीक है, वो एक ही व्यक्ति है, ये कहा गया है। तो हमने देखा कि सिंगर से पहले हमने दा का यूज़ किया है और डांसर से पहले हमने दा का यूज़ नहीं किया है। अब देख लेते हैं थर्ड सेंटेंस। द फिल्म डायरेक्टर एंड द प्रोड्यूसर इज़ हियर। तो हमें पता चला कि यहाँ पर हमने दा का यूज़ किया है और यहाँ पर हमने दा का यूज़ नहीं किया है, इसलिए दोनों ही हमारे एक व्यक्ति हैं, जो क्या है, जो डायरेक्टर भी हैं और प्रोड्यूसर भी हैं। तो देखते हैं आगे हम। जब दा केवल पहले नाउन से पहले आया हो तो उससे एक व्यक्ति का बोध होता है, और जब दा दोनों नाउन से पहले आए तो यहाँ पर हम अलग अलग व्यक्तियों का जानते हैं कि अलग अलग व्यक्तियों का बोध होता है। किस तरह से होता है वो भी हम देख लेते हैं। यहाँ पर फर्स्ट सेंटेंस दिया गया है, द पोएट एंड द टीचर आर कमिंग। तो द पोएट एंड द टीचर, तो दोनों अलग अलग व्यक्ति हैं, कवि और टीचर दो व्यक्ति हैं। ओके, यहाँ पर हमने वर्ब भी आर ही यूज की है। आगे देखते हैं। द सिंगर एंड द डांसर हैव गॉन अवे। तो द सिंगर, द डांसर, और हमने यूज़ किया है यहाँ पर वर्ब हैव का, क्योंकि दोनों अलग अलग व्यक्ति हैं। नेक्स्ट देखते हैं रूल नंबर 2 देखते हैं। ऐसे दो नाउन जो अर्थ में समान न हो लेकिन एक प्रेस की तरह आकर एक ही भाव प्रकट करें। यानी कि देखिए, कहा गया है कि दो नाउन जो अर्थ में समान नहीं है लेकिन एक प्रेस की तरह आकर एक भाव प्रकट करते हैं, तो उनके साथ हम सिंगुलर वर्ब का यूज़ करते हैं। कैसे? स्लो एंड स्टडी, मीनिंग अलग अलग है लेकिन एक प्रेस का काम कर रहे हैं, मीनिंग दे रहे हैं एक साथ, तो यहाँ पर हम सिंगुलर वर्ब का यूज़ कर रहे हैं, यानी कि हमने विन के साथ लगा दिया है एस। आगे देखते हैं। द ब्रेड एंड द बटर इज़ माई फेवरेट फूड। ब्रेड अलग है, बटर अलग है, लेकिन ये एक प्रेस बन रहे हैं क्योंकि एक फूड का काम कर रहे हैं, दोनों एक साथ कंबाइंड है, इसलिए हमने यहाँ पर यूज़ किया है वर्ब इज का। अब थर्ड सेंटेंस देख लेते हैं। ट्रुथ एंड अहिंसा इज द बेस्ट वे इन द वर्ल्ड। तो ट्रुथ एंड अहिंसा इज द बेस्ट वे इन द वर्ल्ड, तो यहाँ पर भी हमने सिंगुलर वर्ब का यूज़ किया है। नेक्स्ट देखते हैं। रूल नंबर 3 है, यदि किसी वाक्य में ईच, एवरी, आइदर, नाइदर शब्द आए तो वर्ब सिंगुलर आएगी। ठीक है, बिल्कुल सिंपल सी बात है, थोड़ा सा याद करने की ज़रूरत है। ये जो रूल है ये कुछ कुछ ऐसे मिलते जुलते हैं जैसे हमने नाउन के रूल्स पढ़े थे, कुछ कुछ ऐसे ही हैं। तो देखते हैं। ईच बॉय वाज टेकिंग हिज फूड, तो हमने यहाँ पर यूज़ किया सिंगुलर वर्ब का। ईच ऑफ द गर्ल्स, अब आपने देखा गर्ल्स है लेकिन कंफ्यूज नहीं होंगे क्योंकि यहाँ पर लगा हुआ है इज ईच, इसलिए हम वर्ब भी लगाएंगे इज। ओके, आगे देखते हैं थर्ड सेंटेंस। आइदर ऑफ द टू ट्रेन्स की वजह से हम इसके साथ प्लूरल वर्ब नहीं लगाएंगे, हमें आगे भी ध्यान रखना है, इसलिए यहाँ पर हमने यूज़ किया है लीव्स का, यानी कि प्रेजेंट इंडेफिनिट। ठीक है। नाइदर ऑफ द टू रोड्स लीड्स टू द माई विलेज, बिल्कुल वही सिचुएशन है जैसे कि ऊपर थी। आगे कहा गया है ईच बॉय एंड ईच गर्ल हैज़ फेल्ड, दोनों अलग अलग हैं लेकिन हमने सिंगुलर वर्ब का यूज़ किया है। क्यों? क्योंकि यहाँ पर ईच वर्ड का यूज़ हो रहा है। एवरी मैन एंड वुमेन हैज़ कम राइट्स इन इंडिया, बिल्कुल वही है क्योंकि यहाँ पर एवरी का यूज़ हुआ है। आगे देखते हैं रूल नंबर 4 में। रूल नंबर 4 में कहा गया है वन ऑफ द के बाद आने वाला नाउन या प्रोनाउन हमेशा क्या होता है? प्लूरल होता है। ठीक है, लेकिन वर्ब कैसी होती है? सिंगुलर होती है। बहुत सिंपल बात है, वन ऑफ द के बाद आने वाला नाउन हो या फिर प्रोनाउन हो, दोनों ही प्लूरल होते हैं लेकिन वर्ब हमेशा सिंगुलर होती है। किस तरह से? वन ऑफ द डॉग्स वाज मैड। ठीक है, तो हमने देखा वन ऑफ द का यूज़ हुआ है, डॉग्स यूज़ हुआ है, लेकिन हमने सिंगुलर वर्ब का यूज़ यहाँ पर किया है। वन ऑफ दैम इज़ किलर, यहाँ पर भी हमने सिंगुलर का ही यूज़ किया है क्योंकि वन ऑफ का यूज़ हो रहा है, और उसके बाद हमने देखा कि हमारा जो प्रोनाउन है वो कैसा है? प्लूरल है। आगे देखते हैं रूल नंबर 5।
जब कोई प्लूरल नाउन एक निश्चित रकम, नाप, मात्रा, दूरी का बोध कराए तो सिंगुलर वर्ब का प्रयोग किया जाता है। ये आप सभी जानते हैं, ये आपने नाउन में भी पढ़ा था। तो हम कैसी वर्ब को यूज़ करते हैं? सिंगुलर वर्ब को यूज़ करते हैं। किस तरह से? 60 माइल्स इज़ अ लॉन्ग डिस्टेंस, लिखा गया है सेंटेंस 60 माइल्स इज़ अ लॉन्ग सेंटेंस। क्या है यहाँ पर? दूरी दिखाई गई है, इसलिए हमने क्या यूज़ किया है? यहाँ पर सिंगुलर वर्ब का यूज़ किया है। 30 रुपीज़ इज़ नॉट अ बिग अमाउंट, रुपीज़ आ रहा है, उसके बाद भी हम इज़ का यूज़ कर रहे हैं। क्यों? क्योंकि यहाँ पर ये रकम है। फिर है $100 इज़ अ बिग सम टू अ बैगर, तो यहाँ पर भी हम इसका यूज़ कर रहे हैं क्योंकि ये भी एक निश्चित रकम दी गई है। रकम ही नहीं, एक निश्चित रकम की बात की गई है। ओके। 20 पाउंड्स ऑफ राइस इज़ एनफ फॉर मी, यहाँ पर इज़ का यूज़ किया गया है क्योंकि मात्रा की बात की जा रही है। ठीक है, आगे देखते हैं रूल नंबर 6। रूल नंबर 6 में एक बताया गया है कि मैनी ए मोर देन वन, ये अर्थ में प्लूरल होते हैं। ठीक है, ऊपर जैसे कि बताया गया था कि प्लूरल वर्ब है, प्लूरल सब्जेक्ट है तो प्लूरल ही वर्ब यूज़ होगी, लेकिन यहाँ पर कुछ कंडीशंस दे दी गई हैं, इनके साथ हमें प्लूरल वर्ब का ही यूज़ करना है। ठीक है, तो कहा गया है कि मैनी ए मोर देन वन, ये अर्थ में क्या होते हैं? प्लूरल होते हैं, लेकिन इनके साथ सिंगुलर वर्ब आती है। किस तरह से? एग्जाम्पल में देखते हैं। मैनी ए सोल्जर वाज किल्ड इन द बैटल, मैनी ए बर्ड वाज वेरी प्रिटी, मोर देन वन ऑफ मैन, मोर देन वन मैन वाज डिसऑनेस्ट। तो यहाँ पर हमने तीनों में सिंगुलर वर्ब का यूज़ किया है। क्यों? क्योंकि यहाँ पर मैनी ए का यूज़ हुआ है, यहाँ पर भी मैनी ए का यूज़ हुआ है, यहाँ पर यूज़ हुआ है देन मोर देन वन का, तो इसलिए यहाँ पर सिंगुलर वर्ब का यूज़ हुआ है। आगे देखते हैं नंबर 7 में क्या कहा गया है? द नंबर ऑफ, ए लार्ज नंबर ऑफ के साथ भी हम सिंगुलर वर्ब का यूज़ करते हैं। देखिए, द नंबर ऑफ स्टूडेंट्स वाज ओनली, द नंबर ऑफ स्टूडेंट्स वाज ओनली 30। ठीक है, यहाँ पर हमने वाज का यूज़ किया है, यहाँ पर हालांकि स्टूडेंट लिखा है, लेकिन क्यों? क्योंकि यहाँ पे द नंबर ऑफ का यूज़ हुआ है, इसलिए हमने सिंगुलर वर्ब यूज़ की है। ए लार्ज नंबर ऑफ गर्ल्स हैज़ फेल्ड, तो ए लार्ज नंबर ऑफ होने की वजह से गर्ल्स को इग्नोर किया जा रहा है यहाँ पर, क्योंकि यहाँ पर एक कंडीशन दे दी गई है और हैज़ का यूज़ यहाँ पर किया जा रहा है, यानी कि सिंगुलर वर्ब यूज़ की जा रही है। आगे देखते हैं रूल नंबर 8 में क्या कहा गया है? कलेक्टिव नाउन। आप सभी जानते हैं एक समूह जो होता है उसमें जो नाउन होता है उसे कहा जाता है कलेक्टिव नाउन। तो कलेक्टिव नाउन का प्रयोग यदि समूह में किया जाए तो उसके साथ हम कैसी वर्ब यूज करते हैं? तो उसके साथ हम सिंगुलर वर्ब का यूज़ करते हैं, परंतु यदि अलग अलग व्यक्तियों में विभाजित हो तो यहाँ पर वर्ब हमारी हो जाती है प्लूरल। ठीक है, तो कलेक्टिव नाउन को अगर अलग अलग ग्रुप में विभाजित किया जाए, अलग अलग व्यक्तियों में विभाजित किया जाए तो प्लूरल वर्ब का यूज़ करेंगे, और अगर एक ग्रुप के लिए यूज़ किया जाए तो हम सिंगुलर वर्ब का यूज़ करते हैं। किस तरह से? द पंचायत हैज़ गिवन इट्स जजमेंट, तो एक मत होकर उन्होंने जजमेंट दिया है, तो सामूहिक रूप दिखाई दे रहा है, इसलिए हमने सिंगुलर वर्ब यूज़ की है। सेकेंड सेंटेंस में देखिए, द पंचायत वर डिवाइडेड ऑन दिस पॉइंट, यानी कि अलग अलग डिवाइड हो गई है, इसलिए हमने क्या किया? वर का यूज़ किया है। द मॉब हैज़ गैदर्ड, तो एक जगह समूह में इकट्ठा हुए हैं, तो यहाँ पर हमने यूज़ किया है हैज़ का। द मॉब वर डिस्पर्स इन ऑल डायरेक्शन। ठीक है, तो सभी डायरेक्शन की बात की जा रही है, यानी कि अलग अलग वो विभाजित हुए हैं, अलग अलग फैल गए हैं, इसलिए हमने यहाँ पर यूज़ किया है वर का। आगे देखते हैं अब प्लूरल वर्ब हम किस तरह से यूज़ करते हैं। यहाँ पर हमने सारे रूल पढ़े, सिंगुलर वर्ब का हम किस तरह से यूज़ करते हैं आप रिवीजन यहाँ से कर लेंगे, अगर आपको ज़रूरत लगती है तो आप नोट डाउन करके रख सकते हैं। जब
दो या दो से अधिक सिंगुलर नाउन को एंड से जोड़ा जाए, जब दो या दो से अधिक सिंगुलर नाउन को एंड से जोड़ा जाए तथा वे अलग अलग व्यक्ति, वस्तु तथा स्थान आदि का बोध कराएं, तो वर्ब कैसी होगी? प्लूरल होगी। किस तरह से देख लेते हैं। रितु एंड स्वाति आर ट्रू फ्रेंड, तो अलग अलग व्यक्ति हैं, अलग अलग व्यक्ति का बोध करा रहे हैं, इसलिए यहाँ पर हमने सिंगुलर प्लूरल वर्ब का यूज किया है। यू, शी एंड आई आर सिंगर, तो यहाँ पर तीनों पर्सन है, 3 पर्सन दिए गए हैं, यू, शी एंड आई, तीनों अलग अलग हैं कि हम सिंगर हैं, तो इसलिए हमने यहाँ पर आर का यूज किया है। अब देखिए, ये थोड़ा सा सेंटेंस, ये जो इस तरह के सेंटेंस आपको कई बार डायरेक्ट इनडायरेक्ट में या ट्रांसलेशन में भी देखने के लिए मिल जाते हैं। बताया गया है, जब वाक्य में कोरी कल्पना यानी कि पूरी तरह से कल्पना की जाए, इच्छा या संभवतः शर्त का भाव हो, तो प्रत्येक सब्जेक्ट के साथ वर का प्रयोग किया जाता है। देखिए, आई विश आई वर अ टाइगर, तो काश में एक चीता होता, ठीक है, तो इस तरह से इमेजिनेशन की जा रही है। वर ही अ किंग, काश वह राजा बन जाए, तो यहाँ पर आप देख रहे हैं कि सिंगुलर सब्जेक्ट के साथ भी हम प्लूरल वर्ब या वर का यूज हम कर रहे हैं। ओनली वर का यूज हम ऐसी कंडीशन में करते हैं। सी वॉक्स एज इफ शी वर अ प्रिंसेस, वह ऐसे चलती है जैसे कि वह एक राजकुमारी हो। इफ शी वर आई शी वुड किल हर हस्बैंड, वह मेरी जगह होती तो वह अपने पति को मार डालती। तो इस तरह से जहाँ पर इच्छा, कल्पना, संभावना, असंभवतः शर्त का भाव प्रकट हो, तो वहाँ पर हम प्रत्येक सब्जेक्ट के साथ वर का यूज करते हैं, भले ही वो सिंगुलर सब्जेक्ट हो या फिर प्लूरल सब्जेक्ट हो। आगे देखते हैं, जब अंक गणित के दो फिगर को एंड से जोड़ा जाए तो वर्ब प्लूरल होती है। सिंपल सी बात है, जब अंक गणित के दो फिगर को एंड से जोड़ा जाए तो प्लूरल वर्ब का यूज होता है। जैसे कि 2 and 2 मेक 4, यानी कि यहाँ पर हम मेक्स का यूज नहीं करेंगे, एस लगा देंगे तो वो सिंगुलर वर्ब हो जाएगी, हम यूज करेंगे मेक का। 3 and 2 मेक 5, बिल्कुल वही कि 2 और 2 4 होते हैं और 3 और 2 होते हैं 5। आगे देखिए, अ ग्रेट मैनी, ए नंबर ऑफ के साथ प्लूरल नाउन व प्लूरल वर्ब का प्रयोग होता है। ठीक, ए ग्रेट मैनी, ए नंबर ऑफ। अब आप कंफ्यूज हो जाएंगे, आप तो मैम ऊपर ए, लेकिन वहाँ यहाँ पर यूज़ किया हमने ए का और वहाँ पे यूज़ किया था हमने दा का, ध्यान रखेंगे हमेशा इस बात का। तो देखिए, ए ग्रेट मैनी बॉयज आर गुड, यहाँ पर आपका सब्जेक्ट भी प्लूरल होगा, नाउन भी प्लूरल होगा और यहाँ आपकी वर्ब भी प्लूरल ही होगी। ए नंबर ऑफ स्टूडेंट्स हैव फेल्ड, तो दोनों ही प्लूरल हैं, प्लूरल फॉर्म में इनका यूज़ किया जा रहा है। आगे देखते हैं, रूल नंबर 5, जब दो सब्जेक्ट निम्न कंजक्शन से जुड़े हों, निम्न का मतलब ये जो नीचे सारी कंजक्शन दी गई हैं इनकी बात की जा रही है, तो वर्ब पहले सब्जेक्ट के अनुसार आएगी। हमेशा ध्यान रखेंगे, पहले ही सब्जेक्ट के अनुसार आएगी। तो देख लेते हैं कौन कौन सी वो वर्ब हैं। एज वेल एज, बिसाइड्स, अलोंग विद, टुगेदर विद, लाइक, इन, एडिशन टू, और आगे लिखा है एंड नॉट। ये सब अगर कंजक्शन दी गई है तो हम सब्जेक्ट, पहले सब्जेक्ट के अनुसार वर्ब लगाते हैं, यानी कि पहला सब्जेक्ट अगर सिंगुलर है तो सिंगुलर वर्ब और पहला सब्जेक्ट अगर प्लूरल है तो हम प्लूरल वर्ब का यूज़ करते हैं। तो देखो किस तरह से हम यूज़ करेंगे इनका। ऋतु क्या है? सिंगुलर है। एज वेल एज हर फ्रेंड्स क्या है? प्लूरल है, तो लेकिन हमने यहाँ पर यूज़ किया है हैज़ का। क्यों? क्योंकि हमने बताया यहाँ पर क्या है कि पहले सब्जेक्ट के अनुसार हम वर्ब का यूज़ करेंगे। ठीक है, समझ में आ गया होगा। आगे देखते हैं, रूल नंबर 2 में क्या बताया है। 2 चिल्ड्रन विद देयर मदर वर क्राइंग। अब यहाँ पर हमने वर का यूज़ किया है। क्यों? क्योंकि ये वाला सब्जेक्ट हमारा प्लूरल है और इसी के अकॉर्डिंग हम वर्ब लगाएंगे। यू एंड आई आर,
तो यहाँ पर हमने यू के अकॉर्डिंग आर को यूज़ किया है। अंजलि अलोंग विद हर फ्रेंड्स हैज़ स्लेप्ट, तो हमारा जो पहला सब्जेक्ट है वो सिंगुलर है, इसलिए हमने सिंगुलर वर्ब का यूज़ किया है। अब देखते हैं नंबर 6 में, जब दो सब्जेक्ट और आइदर और, नाइदर नोर, नॉट ओनली बट ऑल्सो से जुड़े हों तो वर्ब के बाद वाले सब्जेक्ट के अनुसार आएगी। ठीक है, वर्ब बाद वाले सब्जेक्ट के अनुसार आएगी। ठीक, कब कब जब सिचुएशन हमारी ये हो। ठीक है, देखिए, नाइदर सी और आइदर शी और हर फ्रेंड्स हैव इनवाइटेड। अब हमने कहा कि बाद वाले सब्जेक्ट के अनुसार आएगी, तो जो बाद वाला सब्जेक्ट है वो प्लूरल है, तो वर्ब भी हमारी प्लूरल ही आएगी। आइदर यू और अरुण हैज़ स्टोलन माई पर्स, तो अरुण क्या है, सिंगुलर है, हमने सिंगुलर वर्ब का ही यहाँ पर यूज़ किया है। अब देखते हैं नंबर 3, नाइदर वी नोर अलका वाज प्रेजेंट इन द पार्टी। बिल्कुल आसान सी बात है, बिल्कुल अच्छे से आपको समझ में भी आ गई होगी। अगर वीडियो आपको अच्छी लग रही है तो एक लाइक ज़रूर करें और अपने फ्रेंड्स को भी शेयर करें। अगर चैनल पर आप पहली बार आए हैं तो चैनल को करें सब्सक्राइब। आप सभी जानते हैं कि यहाँ पर हम 9 से लेकर 12th तक की सारी NCERT की बुक्स को सॉल्व कर रहे हैं और साथ ही साथ ग्रामर को भी सॉल्व कर रहे हैं। तो चलिए आगे देखते हैं। और हाँ, आपकी हेल्प के लिए जो डिमांडेड वीडियो हैं उसके लिए एक और चैनल क्रिएट कर लिया गया है। अगर आपको किसी भी वीडियो की डिमांड है तो आप कह सकते हैं, उस पर सभी टाइप की वीडियोस आपको अपलोड कर दी जाएंगी। देखिए नंबर 7, और आइदर और, नाइदर नोर से यदि एक सिंगुलर व एक प्लूरल सब्जेक्ट जुड़े हों तो हम क्या करते हैं, जैसा कि हमने अभी ऊपर देखा, प्लूरल को बाद में लिखें और वर्ब को बाद वाले सब्जेक्ट के अनुसार लगाएं। ठीक है, कैसे, आइदर शी और हर पेरेंट्स, तो बाद वाले सब्जेक्ट के अनुसार लगाना है हमें, तो हम क्या कर देंगे, यहाँ पर हैव गॉन। नाइदर आई नोर माई फ्रेंड्स वर बीटन बैडली। ठीक, बहुत सिंपल है, समझ में आ भी गया होगा। अब देखते हैं रूल नंबर 8, जब वाक्य में कोई रिलेटिव प्रोनाउन हो। रिलेटिव प्रोनाउन भी आप सभी जानते हैं। अगर आपने नाउन और प्रोनाउन की वीडियोस को नहीं पढ़ा है तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मैं नाउन और प्रोनाउन की वीडियोस का लिंक भी सेंड कर दूंगी। ठीक है, तो अब देखते हैं, रिलेटिव प्रोनाउन आया हो तो हम क्या करते हैं, उसके तुरंत बाद आने वाली वर्ब उस रिलेटिव प्रोनाउन से ठीक पहले वाले नाउन प्रोनाउन के अनुसार आती है। फिर से समझ लीजिए एक बार, जब वाक्य में कोई रिलेटिव प्रोनाउन हो, रिलेटिव प्रोनाउन क्या होते हैं, हु, व्हाट, विच, ये सब रिलेटिव प्रोनाउन होते हैं। ठीक है, आया हो तो उसके तुरंत बाद आने वाली वर्ब उस रिलेटिव प्रोनाउन के ठीक पहले वाले नाउन या प्रोनाउन के अनुसार आती है। किस तरह से, सेंटेंस पढ़ेंगे तो आप समझ जाएंगे। सब्जेक्ट रिलेटिव प्रोनाउन से ठीक पहले वाला शब्द होता है। ठीक है, सब्जेक्ट देखिए यहाँ पर है सेंटेंस, इट इज़ आई, तो हु तो हमारा रिलेटिव प्रोनाउन है और उससे पहले जस्ट पहले क्या है, आई, जो क्या है, एक प्रोनाउन है। ठीक है, तो इट इज़ आई हु एम, यही तो कहा गया है कि उससे पहले वाले प्रोनाउन के अकॉर्डिंग हम वर्ब को लगाएंगे, तो इसलिए हमने यहाँ पर एम का यूज़ किया है। इट वॉज यू हु वर स्टैंडिंग देयर, तो यू के अकॉर्डिंग हमने यहाँ पर क्या लगाया है, वर लगाया है। ठीक, अब कहा गया है द गर्ल्स हु आर हियर कैन स्पीक इंग्लिश, तो गर्ल्स के लिए हमने यहाँ पर यूज़ किया है आर। आप सभी को समझ में आ गया होगा। देखते हैं, डिस्क्राइब मीन्स होता है। अब यहाँ पर हमने रूल नंबर 9 पढ़ना है। निम्न वर्ब के बाद एज का प्रयोग अवश्य होता है। ठीक, ये जो वर्ब दी गई हैं इनके बाद हम एज का यूज़ हमेशा करते हैं। डिस्क्राइब, डिफाइन, रिगार्ड, रिप्रेजेंट, मेंशन, इनके बाद हम एज का प्रयोग करते हैं। और किस तरह से करते हैं वो एग्जाम्पल के थ्रू पढ़ लेते हैं। इसकी फॉर्मेशन होती है इस तरह, पहले सब्जेक्ट, फिर वर्ब और फिर ऑब्जेक्ट और उसके बाद एज। तो कैसे, ये देखते हैं। सी रिगार्ड्स मी एज हर गार्जियन। ठीक है, तो रिगार्ड्स के बाद हमने क्या यूज़ किया है,
एज, क्योंकि यहाँ पर बताया गया है सबसे पहले हम सब्जेक्ट लिखते हैं तो हमने सब्जेक्ट लिखा, फिर हम लिखते हैं वर्ब तो हमने वर्ब को लिखा, फिर लिखते हैं हम ऑब्जेक्ट तो हमने ऑब्जेक्ट को लिखा, और फिर लिखते हैं हम एज। ठीक, फिर यहाँ पर देखिए, आई प्रेजेंटेड माई सेल्फ एज अ कैंडिडेट। ठीक है, तो ये हो गई हमारा, ये हो जाता है हमारा सब्जेक्ट, ये वर्ब और ये ऑब्जेक्ट, और ये हो गया यहाँ पर एज का यूज। ठीक, अब यहाँ पर रूल नंबर 10 दिया गया है। रूल नंबर 10 में बताया गया है लाई। लाई मीन्स क्या होता है? झूठ होता है। यह हमेशा टेल के साथ आता है। ट्रुथ का मीनिंग होता है सत्य, यह स्पीक के साथ आता है। ठीक है, तो लाई आता है हमेशा टेल के साथ और ट्रुथ आता है हमेशा स्पीक के साथ, ये ध्यान रखेंगे। यहाँ पर दिए गए हैं एग्जाम्पल, सी ऑलवेज स्पीक द ट्रुथ, सी ऑलवेज टेल से लाई। देखिए, अब देखते हैं हम यहाँ पर रूल नंबर 11। जब दो वाक्यों के बीच में बिफोर या आफ्टर शब्द आ जाए, कहा गया है कि बिफोर या आफ्टर शब्द आ जाए तो उनमें एक वाक्य पास्ट इंडेफिनिट में बनता है तो दूसरा बनता है पास्ट परफेक्ट में। ठीक है, जब दो वाक्यों के बीच में क्या आ जाए, बिफोर आ जाए या आफ्टर आ जाए, तो एक वाक्य बनता है पास्ट इंडेफिनिट में और दूसरा वाक्य बनता है पास्ट परफेक्ट में। तो यहाँ पर एक टेबल दी गई है, देखिए, प्रथम वाक्य, पहला वाक्य और दूसरा वाक्य। पहला कैसे बनेगा? पास्ट परफेक्ट, और दूसरा बनेगा पास्ट इंडेफिनिट में। कब? जब बिफोर आ जाए। ठीक है, बिफोर के लिए जैसे सी हैड गोन वी रीच्ड देयर। ठीक, तो सी हैड गोन बिफोर वी रीच्ड देयर। अगर बिफोर आ रहा है तो पहले वाला सेंटेंस हम परफेक्ट में बनाते हैं और दूसरा सेंटेंस बनाते हैं हम इंडेफिनिट में। अगर आफ्टर आ रहा है तो हम आफ्टर में बाद वाला सेंटेंस बनाएंगे परफेक्ट में और शुरू वाला सेंटेंस बनाएंगे हम इंडेफिनिट में। इस तरह से सी केम आफ्टर वी हैड रीच्ड देयर, बिल्कुल सेम है। आगे देखते हैं हम रूल नंबर 12, कंडीशनल सेंटेंस यानी कि शर्त वाले वाक्य। कंडीशनल सेंटेंस यानी कि शर्त वाले वाक्य, जब शर्त भविष्य में हो तो, जब शर्त भविष्य में हो तो इफ से जुड़ा वाक्य प्रेजेंट इंडेफिनिट में तथा दूसरा वाक्य फ्यूचर इंडेफिनिट में बनता है। देखो, बहुत ही इंपॉर्टेंट रूल है, ट्रांसफॉर्मेशन में भी आपको काम आने वाला है, साथ ही साथ डायरेक्ट इनडायरेक्ट में भी आप इसे यूज कर सकते हैं, करते हैं, कई बार ऐसी सिचुएशन आती है। तो देखिए, इफ से जुड़ा वाक्य प्रेजेंट इंडेफिनिट में तथा दूसरा वाक्य फ्यूचर इंडेफिनिट में बनता है। किस तरह से? ये हमारे दो सेंटेंस है जिसमें एक करेक्ट है और एक है इनकरेक्ट। इफ शी विल वर्क हार्ड सी विल पास। हमने क्या देखा कि दोनों ही सेंटेंस हमने यहाँ पर बना दिए हैं फ्यूचर में, लेकिन ऐसा नहीं होना है। हमारा जो इफ वाला सेंटेंस है वो बनना है प्रेजेंट इंडेफिनिट में। कैसे हो जाएगा? इफ सी वर्क्स हार्ड शी विल पास, तो दूसरा बन गया हमारा फ्यूचर इंडेफिनिट में। आगे देखते हैं, इसी का रूल है ये, जब शर्त भूतकाल यानी कि पास्ट की, या हम ये कह सकते हैं अनफुलफिल्ड हो, अपूर्ण हो, पूरी ना हो, तो इफ से जुड़ा वाक्य पास्ट परफेक्ट में तथा दूसरा वाक्य वुड हैव प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म में बनता है। किस तरह से और क्या सिचुएशन दी गई है? जब जो शर्त वाला वाक्य है वो पास्ट में हो, या हम ये कह सकते हैं अनफुलफिल्ड हो यानी कि पूरा ना हो, तो इफ से जुड़ा वाक्य पास्ट परफेक्ट में बिल्कुल चेंज हो जाती है कंडीशन, तथा दूसरा वाक्य वुड हैव प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म से बनता है। किस तरह से? पहले हम इनकरेक्ट सेंटेंस को देखते हैं। इफ सी कम टू मी आई वुड हैव बीन गिवन हर पेन। तो यहाँ पर ये आपका इनकरेक्ट सेंटेंस है, इसे किस तरह से हम करेक्ट बनाएंगे? इफ शी हैड कम टू मी। ठीक है, तो कहा गया है कि इफ वाला सेंटेंस कैसे बनेगा? परफेक्ट से बनेगा। इफ शी हैड कम टू मी आई वुड हैव गिवन हर पेन। दूसरे सेंटेंस में हम यूज करेंगे वुड का, हैव का प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म का। तो इस तरह से हमें अपने सेंटेंस को बनाना है। अब देखते हैं आगे,
यहाँ पर बताया गया है जब वाक्य में कल्पना, अवास्तविक या असंभव बात का जिक्र हो, या हम ऐसे कह सकते हैं ऐसी शर्त जो कभी पूरी ना हो सके। तो हम किस तरह से सेंटेंस को बनाएंगे? सबसे पहले हम इफ, फिर सब्जेक्ट, फिर वर, और फिर दूसरे वाक्य में हम वुड प्लस आई का यूज करते हैं। ठीक है, किस तरह से करते हैं वो समझ लेते हैं। इफ आई वर अ क्वीन, देखिए इफ, उसके बाद लगाया हमने सब्जेक्ट, फिर उसके बाद लगाया हमने वर, और आई वर अ क्वीन, आई वुड लिव इन अ प्लेस, तो हमने आई का यूज किया, और फिर हमने यहाँ पर वुड का यूज किया, आई का यूज किया, और आगे का सेंटेंस हमने इस तरह से लिखा है। ठीक है, देखिए कहा गया है इफ शी वर अ बर्ड शी वुड फ्लाई, तो इस तरह से हम अपने सेंटेंस को बनाते हैं। देखते हैं रूल नंबर 13 को। यदि प्रिंसिपल क्लोज की वर्ब पास्ट टेंस में है तो सबऑर्डिनेट क्लाउज की वर्ब भी पास्ट टेंस में होती है। प्रिंसिपल क्लाउज की वर्ब यदि पास्ट में है तो सबऑर्डिनेट क्लाउज की वर्ब भी पास्ट में ही होगी। ठीक है, तो देखते हैं यहाँ पर हम देख रहे हैं कि जो हमारी प्रिंसिपल क्लॉज है वो पास्ट में है, तो हमारी जो आगे वाली वर्ब है वो भी पास्ट में ही होगी। ऐसा हम डायरेक्ट इनडायरेक्ट में भी तो पढ़ते हैं, और डायरेक्ट इनडायरेक्ट का ही तो ये पार्ट है। देखिए अलका सेड दैट मयंक वाज प्लेइंग क्रिकेट। ठीक है, तो आपको पता चल गया है कि प्रिंसिपल क्लॉज क्या है। अब देखते हैं इसका एग्जाम्पल नंबर 2। ही सेड दैट रितु हैड गॉन टू दिल्ली। ठीक, इस तरह से यहाँ पर हमने देखा कि पास्ट में है तो इसे भी हमें पास्ट में ही बनाना है। अगर प्रेजेंट और फ्यूचर में है तो यहाँ पर हम चेंज नहीं करते हैं, या आप डायरेक्ट इनडायरेक्ट में पढ़ चुके हैं। नोट दिया गया है, कहा गया है लेकिन यदि सबऑर्डिनेट क्लाउज में किसी यूनिवर्सल ट्रूथ, हैबिट या किसी हिस्टोरिकल इंसिडेंट का जिक्र हो तो इसमें परिवर्तन नहीं होता है। ये रूल आपको डायरेक्ट इनडायरेक्ट में भी पढ़ाया जा चुका है। ठीक है, आगे देखिए माई फादर, एग्जाम्पल दिए गए हैं। माई फादर सेड दैट, अब आपने देखा कि वर्ब क्या है हमारी ये वाली पास्ट में है, लेकिन यहाँ पर हमने राइजेस का ही यूज किया है। क्यों? क्योंकि ये हमारा यूनिवर्सल ट्रूथ है। आगे माई मदर सेड दैट ऑनेस्टी इज द बेस्ट पॉलिसी, बिल्कुल सही बात है। आगे देखिए ही सेड दैट डॉग बार्क्स एट द स्ट्रेंजर, तो ये हैबिट होती है उनकी। कहा गया है कि हैबिट की भी बात की गई है, तो जब जो डॉग्स होते हैं वो स्ट्रेंजर को देखते हैं तो वो बार्क करते हैं। आगे देख लेते हैं 14 नंबर, यस्टरडे यानी कि बीता हुआ कल, यह पास्ट इंडेफिनिट टेंस में प्रयोग होता है। ठीक है, ये तो पता है। यस्टरडे को हम बीते हुए कल में के लिए यूज करते हैं, और टुमारो को करते हैं हम आने वाले यानी कि फ्यूचर टेंस में यूज किया जाता है। माई सिस्टर वेंट टू जयपुर यस्टरडे यानी कि बीता हुआ कल। सी विल गो टू जयपुर टुमारो, ये यूज भी कई बार आता है। आगे देखते हैं, बीते समय का बोध कराने वाले शब्द सदैव प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस में प्रयोग किए जाते हैं। बहुत डीपली आपको पढ़ने की जरूरत है। क्यों? क्योंकि जितने भी आपके क्वेश्चंस आएंगे वो सब एमसीक्यूज में आएंगे ग्रामर के। तो एमसीक्यू को पढ़ने के लिए हमें हर एक टॉपिक को बहुत डीपली पढ़ना होता है, जिससे कि कहीं पर भी चूक ना हो। ठीक है, तो इसलिए हम इसे बहुत ध्यान से पढ़ेंगे, बहुत डीपली पढ़ेंगे, बहुत केयरफुल्ली पढ़ेंगे। तो देखते हैं यहाँ पर बताया गया है बीते समय का बोध कराने वाले शब्द सदैव पास्ट इंडेफिनिट टेंस में प्रयोग किए जाते हैं, जैसे कि यस्टरडे, एगो, लास्ट ईयर, इन 1918 आदि। वी saw the ताजमहल लास्ट ईयर, यही सेंटेंस दिया गया है। अब देखते हैं रूल नंबर 16, ऑल और सम, इनके बाद यदि कोई काउंटेबल नाउन आए तो प्लूरल वर्ब आती है। ठीक, किनके बाद? ऑल के और सम के बाद यदि कोई काउंटेबल नाउन आए तो प्लूरल वर्ब आती है। कैसे? यदि कोई काउंटेबल नाउन आए तो सिंगुलर वर्ब आती है। ठीक है, यहाँ पर कहा गया है ऑल और सम, और इनके बाद यदि कोई काउंटेबल नाउन आए
तो वर्ब कैसी होगी, प्लूरल होगी। यदि कोई अनकाउंटेबल नाउन आए तो वर्ब कैसी होगी, सिंगुलर होगी। कैसे, एग्जाम्पल देखते हैं। ऑल द बर्ड्स वर ऑन द ट्रीज, ठीक है। तो यहाँ पर कहा गया ऑल द बर्ड्स वर ऑन द ट्रीज, प्लूरल वर्ब का यूज हो रहा है क्योंकि बर्ड जो है क्या है, वो काउंटेबल है और उनसे पहले ऑल और सम का यूज हो रहा है। ऑल द राइस वाज स्टोलन, अब राइस क्या है, वो अनकाउंटेबल है, तो यहाँ पे हम सिंगुलर वर्ब का यूज कर रहे हैं। आगे देखते हैं। सम मिल्क इज लाइंग ऑन द बेड, तो इज क्या है, हमारी सिंगुलर वर्ब है और मिल्क को काउंट नहीं किया जा सकता है। सम एनिमल्स आर वेरी फेथफुल, तो सम क्या है, यहाँ पर सम दिया गया है और एनिमल्स है, उन्हें हम काउंट कर सकते हैं, तो इसलिए हमने क्या किया है, यहाँ पर वर्ब यूज की है आर। अब देखते हैं स्पेशल यूज ऑफ ऑल, किस तरह से ऑल को यूज किया जाता है। जब ऑल को अकेले सब्जेक्ट के रूप में प्रयोग किया जाए तो यहाँ पर देखिए किस तरह से, सभी वस्तुएं, जब वस्तु का बोध कराएं तो इसके बाद सिंगुलर वर्ब आती है, ठीक। सभी वस्तुएं, जब वस्तुओं का बोध हो रहा हो तो सिंगुलर वर्ब आएगी। ऑल यानी कि जब मनुष्य की बात हो रही हो, व्यक्तियों की बात हो रही हो, तो हम प्लूरल वर्ब का यूज करते हैं। देखिए किस तरह से। ऑल दैट ग्लिटर्स इज नॉट गोल्ड, सभी चमकने वाली चीजें या जो चीजें चमकती हैं वो सोना नहीं होती है, तो थिंग है गोल्ड, तो इसलिए हमने सिंगुलर वर्ब का यूज किया है। ऑल दैट बुक ब्यूटीफुल इज नॉट द ताजमहल, यहाँ पर भी ये थिंग है, इसलिए हमने क्या यूज किया है, इज का यूज किया है। आगे देखिए। ऑल हैव बीन इन्वाइटेड, तो यहाँ पर इंसानों की बात की जा रही है, इन्वाइट किया जा रहा है, तो यहाँ पर हमने यूज किया है प्लूरल वर्ब का। ऑल आर अनहैप्पी इन दिस वर्ल्ड, इस दुनिया में सभी व्यक्ति दुखी हैं, तो यहाँ पर पर्सन की बात हो रही है, इसलिए हमने आर का यूज किया है। अब देखते हैं रूल नंबर 17। जब वाक्य में निम्न प्रेजेज आ जाएं, ठीक है, तो वर्ब इनके साथ आने वाले नाउन के अनुसार आती है, ठीक है। इनके साथ जो नाउन होगा, सिंगुलर होगा तो सिंगुलर आएंगी, प्लूरल होगा तो प्लूरल ही वर्ब आएंगी। देखते हैं। हाफ ऑफ, मोस्ट ऑफ, लॉट्स ऑफ एंड लॉट ऑफ एंड प्लेंटी ऑफ, ये वर्ब दी गई हैं, कुछ और भी हैं, तो ये प्रेजेस आ जाएं तो जो वर्ब है वो नाउन के अनुसार आती है। देखते हैं। यदि इनके बाद काउंटेबल नाउन हो तो वर्ब कैसी होगी, प्लूरल होगी। अगर अनकाउंटेबल है तो वर्ब कैसी होगी, सिंगुलर होगी। देखिए। मोस्ट ऑफ द बर्ड्स लिव ऑन द ट्रीज, तो बर्ड कैसी है, काउंटेबल है, अनकाउंटेबल है, काउंटेबल है, तो वर्ब कैसी लगाई हमने, प्लूरल, क्योंकि प्रेजेंट इंडेफिनिट है और हमने लिव लगाया है। आगे देखिए। मोस्ट ऑफ द मिल्क वाज इम्प्योर, ठीक, तो यहाँ पर भी हम वाज का यूज करें, क्यों, क्योंकि ये हमारा क्या है, अनकाउंटेबल है। यहाँ पर हमारी वर्ब कैसी होगी, सिंगुलर होगी। ए लॉट ऑफ वाटर इज इन द पॉन्ड, ठीक है, तो यहाँ पर यूज करें हम सिंगुलर वर्ब का, ए लॉट ऑफ का यूज हुआ है। अब यहाँ पर देखिए कुछ सेंटेंसेस दिए गए हैं, यहाँ पर आपको कॉमन एरर फाइंड आउट करना है। जितने भी आपने रूल पढ़े हैं उन्हीं से रिलेटेड ये सेंटेंस है, इनको आप एक एक करके देख सकते हैं क्योंकि साथ में आंसर भी दिए गए हैं। जैसे कि हमने देखा, द मैनेजर एंड द प्रिंसिपल आर इन द ऑफिस, इसे पढ़कर आपको क्या याद आ रहा है कि जो हमारा पर्सन है वो कोई एक ही है, क्यों, क्योंकि हमने यहाँ पर दोनों के साथ दा का यूज नहीं किया है, तो यहाँ पर हमारी वर्ब कैसी होगी, वो होगी सिंगुलर। याद आया आपको एक एग्जाम्पल, एक रूल। अब देखते हैं सेकंड सेंटेंस। मैनी बॉयज हैव फेल्ड इन द एग्जामिनेशन, यहाँ पर यूज हो रहा है मैनी का, ठीक है, और ए बॉय, तो यहाँ पर हम यूज करेंगे सिंगुलर वर्ब का, ठीक है। तो इस तरह से ए बॉय आ रहा है तो हैज यूज करें, मैनी बॉयज आ रहा है तो हम इस तरह से इस सेंटेंस को बना सकते हैं। आगे देखते हैं। सी विल कम फ्रॉम कानपुर यस्टरडे, तो यहाँ पर विल का यूज हो रहा है, तो हमने बताया आने वाले कल के लिए हम टुमारो का यूज करते हो, बहुत ही आसान है। अब देखते हैं सेंटेंस नंबर 4। आई एज वेल एज माई फ्रेंड्स आर गिल्टी, ठीक है, तो आपको बताया गया था इनसे पहले आने वाले नाउन के लिए हम इस वर्ब को यूज करते हैं, तो आई के लिए हम एम का यूज कर रहे हैं। नंबर 5 में देख लेते हैं। इफ
इफ का यूज हो रहा है यहाँ पर। इफ शी विल कम टू मी आई शैल टीच हर। तो मैंने बताया था कि पहले वाला होगा आपका प्रेजेंट इंडेफिनिट में, इफ से सेंटेंस होगा तो दूसरा होगा आपका फ्यूचर में। तो इफ शी कम्स टू मी आई शैल टीच हर। कुछ और सेंटेंसेस यहाँ पर दिए गए हैं, वो आप सभी अपने आप से करके देख लेंगे। साथ के साथ आपको एक्सरसाइज नंबर 4 दी गई है जो वर्ब से रिलेटेड है। अगर आप इनको करना चाहते हैं तो आप इन्हें करके देख सकते हैं, और आगे हम पढ़ेंगे अपने नेक्स्ट टॉपिक को। अगर आपको फिर भी कोई क्वेरी है तो आप कमेंट सेक्शन में लिख सकते हैं। वीडियो आपको कैसी लग रही है वो आप ज़रूर बताया करें, आपको अच्छी लगती है या फिर आपके लिए ये हेल्पफुल है। क्योंकि उससे मुझे मोटिव मिलता है, मैं आगे की वीडियो बनाने के लिए और ज़्यादा उत्सुक रहती हूँ अगर मुझे कमेंट मिलते हैं, और अगर वीडियो आपको अच्छी लगती है तब तो मुझे और अच्छा लगता है कि मैं आपके लिए और अच्छे से अच्छी वीडियो अपलोड करूं। तो मिलते हैं अपने नेक्स्ट टॉपिक में, तब तक के लिए बाय बाय।